चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अपना नया अध्याय 4, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। देखो, किसी भी देश का उसके पड़ोसियों के साथ, उसके आसपास के लोगों के साथ का संबंध उसके जीवन पे बहुत ज्यादा, उसके राजनीतिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन, उसके आर्थिक जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। जिस प्रकार से आपका आस पड़ोस आपके ऊपर प्रभाव डालता है, उसी प्रकार से भारत का भी आस पड़ोस भारत के ऊपर प्रभाव डालता है। तो किसी भी देश की प्रगति में उसके आस पड़ोस का भी योगदान होता है। तो इसीलिए आज हम चल रहे हैं भारत के पड़ोसियों को समझने, भारत के विदेश के संबंधों को समझने कि भारत का दुनिया के अनेक देशों के साथ कैसा संबंध था और भारत ने अपने आजादी के समय में इन संबंधों का किस प्रकार से अपने विकास में प्रयोग किया और अपने आप को किस प्रकार से आगे बढ़ाया। ये हम इस चैप्टर में चल रहे हैं समझने। हम अपने आसपास के परिवेश को समझने चल रहे हैं और उनके साथ के रिश्ते को चल रहे हैं समझने। आपके आस पड़ोस के लोगों का असर आप पर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता। कैसे पड़ता है बताओ मुझे। मतलब आसपास के संबंध में बातचीत करके, बस बातचीत करके, करियर को लेकर टोकते रहते हैं हमेशा। अच्छा, करियर को लेके टोकते रहते हैं। हाँ, जहाँ तक और भैया बोलचाल में फर्क आता है, जैसे जगह पे रहोगे वैसे ही होता है चीज। हाँ, ये बात सही माहौल का है। फर्क। जैसा परिवेश वैसा भेष, है ना? समझ में बात? तो आपका आस पड़ोस, आपके आसपास का वातावरण आपके जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अगर आप एक शिक्षित समाज में रह रहे हैं, आपके आस पड़ोस में शिक्षित लोग, शिक्षित वर्ग के लोग रह रहे हैं, तो आप भी उन्हीं के प्रकार का आचरण व्यवहार करेंगे। अगर आपका आस पड़ोस वैसा नहीं है तो आपका भी आचरण वैसा नहीं होगा। तो यही चल रहे हैं हम समझने कि हमारे आस पड़ोस के देशों के साथ अथवा और दुनिया के अन्य देशों के साथ कैसा संबंध रहा। आपने भारत की राजनीतिक एकता को समझ लिया, भारत ने अपने आप को किस प्रकार से भारत राष्ट्र बनाया ये आपने समझ लिया, भारत ने अपना एकीकरण किस प्रकार से किया ये समझ लिया, भारत ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से स्थापित किया ये आपने समझ लिया, भारत ने अपने आर्थिक आधारशिला कैसे रखी ये भी आपने समझ लिया। अब आप चल रहे हैं समझने भारत के आपसी संबंध आस पड़ोस के साथ कैसे थे और इनका महत्व एक देश के विकास में किस प्रकार का होता है, ये बात आप चल रहे हैं आज समझने। तो आइए प्रारंभ करते हैं अध्याय को। इस अध्याय में अब तक हमने इस किताब में देश में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नजर डाली है। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन किया। बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्धों से भी निपटना पड़ा। भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1962, 1965 और 1971 में युद्ध लड़ना पड़ा था। इन लड़ाइयों और हमारे विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ। तो जैसा कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूं, हम और हमारा राष्ट्र जिन परिस्थितियों में आजाद हुआ है
वो परिस्थितियां बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। हम आजाद हुए तो हम बंटवारे के साथ आजाद हुए, और दुनिया शीत युद्ध के कलह में थी। दुनिया कहां थी? दुनिया शीत युद्ध के कलह में थी। ये बात आप भली भांति जानते हैं, ये आपसे छिपी हुई नहीं है। तो हमने अपने विदेशी संबंधों का आकार प्रकार बड़ी कठिन परिस्थितियों में प्रदान का दौर था। आपने उन परिस्थितियों में अपने देश का आकार ग्रहण कराया है। आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपने देश को बनाया है। और आप सब जानते हैं, हम पैदा हुए तो एक दुश्मन को साथ लेकर पैदा हुए। पाकिस्तान हमारा जो पड़ोसी बना वही हमारा पहला दुश्मन बन गया, वही हमारा सबसे पहला दुश्मन भी बन गया। तो ये एक देश के लिए बहुत ही कठिन परिस्थितियां होती है। जिसके पड़ोस में ही उसका दुश्मन बैठा हो, उसके लिए बहुत ही सारी समस्याएं, बहुत अधिक समस्याएं होती हैं। और आप सब जानते हैं, उस समय दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। एक गुट का अधिपति था आपका यूएसए, और एक का अधिपति था यूएसएसआर। दुनिया को उन्होंने दो गुटों में बांट रखा था, और आपस में वैचारिक मतभेदों के कारण आपस में हथियारिक संघर्ष कर रहे थे, प्रतिद्वंदी बने हुए थे एक दूसरे के। तो आइए अब विस्तार करते हैं चैप्टर का। अंतरराष्ट्रीय संदर्भ। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। दुनिया महायुद्धों की तबाही से अभी बाहर निकली ही थी, और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। आपने देखा, दुनिया 1945 में जब दूसरे विश्व युद्ध से बाहर निकली तो दुनिया का कायाकल्प हो चुका था। दुनिया बदल चुकी थी, दुनिया बदल चुकी थी। दुनिया के जो बहुत ही ताकतवर देश थे वो तबाह हो चुके थे, वो तबाह हो चुके थे। वो उन्हें फिर से अपने आप को फिर से बनाना था, फिर से अपने आप को उस रास्ते पर लाना था जिस रास्ते पर वो युद्ध से पहले थे। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि युद्ध एक ऐसी चीज है जो सदैव आपको हर रूप में हानि पहुंचाता है। उसका किसी भी रूप में फायदा नहीं होता, उसका किसी भी रूप में फायदा नहीं होता। वो हर रूप में आपको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो सदैव युद्ध से बचना सीखो, युद्ध करना मत सीखो। आगे सुनो। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी, और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे, और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए नए देश नामुदार हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। आप सबने देखा कि दुनिया आजाद हो रही थी, दुनिया गुलामी के चंगुलों से निकल रही थी, और दुनिया के सामने ये प्रश्न था अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का। भाई, आप जब नए देश बनते हैं तो आपके सामने चुनौतियों का एक बड़ा पहाड़ होता है, और उस पहाड़ को पार करेंगे तब जाकर आपको आपका सुनहरा देश मिलेगा। इतना आसान नहीं है देश को चलाना, और ऐसी परिस्थिति में चलाना जहां पर विश्व में भी कलह चल रहा है और आपके घर में भी कलह चल रहा है। आपका घर कोई शांत नहीं था, आपका घर कोई शांत नहीं था, आपके घर में भी तो द्वेष चल रहा था ना, आपसी देसी रियासतों का, देसी रियासतें, ये वो बहुत सारी चीजें थी। इन सब चीजों के बीच में
आपको अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी साधना था। अगर आप उनको साध नहीं पाएंगे तो आपने जो आजादी प्राप्त की थी उस आजादी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब एक नया देश निकलता है तो उसे अपने आप को स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पाता तो दुनिया उसे निगल जाती है। देख लो समुद्र में होता क्या है, छोटी मछली अगर अपने आप को सही जगह सुरक्षित न करे तो बड़ी मछली उसे निगल जाएगी। अगर क्यूबा सही टाइम पे सही नीति का प्रयोग नहीं करता तो वो अमेरिका के चंगुल से बच पाता? नहीं, कभी नहीं बच पाता, कभी नहीं बच पाता। समझ में बात? तो बहुत टेक्निकल होती हैं चीजें और इन टेक्निकल चीजों को समझना ही राजनीति है। लोगों को लगता है कि राजनीति बहुत आसान चीज है, लेकिन राजनीति वो चीज है जिससे पूरी दुनिया चलती है, पूरी दुनिया चलाती है राजनीति आपकी। आगे सुनो। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतरराष्ट्रीय विवादों की पूरी विरासत छोड़ गई थी। जो सरकार यहाँ पहले थी ना, वो सरकार, जब उस सरकार ने हमें हमारा देश हमारे हाथों में दिया, उसने हमारे देश के लिए बहुत सारे कलह छोड़ दिए, बहुत सारे विवाद छोड़ दिए। आज हमारा जो नेपाल के साथ विवाद है, सीमा विवाद, या भूटान के साथ जो सीमा विवाद है, इन सभी सीमा विवादों की जड़ अंग्रेज सरकार है। क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल बॉर्डर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। और हम पता नहीं क्यों कि हमने इनके द्वारा बनाए गए बॉर्डर्स को एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारी मती मारी गई थी और किसी की मती नहीं मारी गई थी। समझ में बात? बड़ी दिक्कत की बात है ये। और ये भी बात है क्योंकि ये उस समय की ताकत के, कहते हैं ना, दुनिया ताकत के इर्द गिर्द ही घूमती है। दुनिया पूरी सूरज के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि सूरज किसका प्रतीक है? ताकत का। दुनिया को ताकत कहां से मिलती है? सूरज से मिलती है। इसीलिए दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो जिसके पास ताकत होती है ना, उसी के पास सब कुछ होता है, सब कुछ उसी के पास होता है। तो अपने आप को किसी ना किसी रूप में ताकतवर जरूर बना लेना, नहीं तो दुनिया आपको अपना गुलाम बना लेगी, नहीं तो दुनिया आपको अपना गुलाम बना लेगी। किसी ना किसी रूप में ताकत अपने पास रखनी है, या विद्या की रखो, या धन की रखो, या बल की रखो। समझ में आई बात? जो संभव हो वो ताकत रखो, नहीं तो दुनिया आपको अपने जूती की नोक पे रखेगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ देखते रह जाओगे। और भारत ने देखो अपने आप को कैसे उस समय की दोनों ताकतों से बचाकर अपना विकास किया है। कोई छोटी बात नहीं है। उस समय की दो बड़ी महाशक्तियों का भारत ने किस प्रकार से मुकाबला किया और अपने आप को उन दोनों के चंगुल से बचाते हुए अपने देश का विकास किया। ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत ही टेक्निकल काम था, बहुत ही शातिर दिमाग चाहिए था इसके लिए। भारत ने किया इस काम, और अंग्रेजों ने जो छोड़ा वो विवाद आज भी हम अपने सर पर ढो रहे हैं। वो विवाद आज भी हम अपने सर पर ढो रहे हैं। आज हमारे जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स का कारण ही अंग्रेज सरकार थी। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा, उसकी जड़ भी अंग्रेज सरकार ही है। उसने अगर सही ढंग से बॉर्डर्स बनाए होते तो आज हमारा पाकिस्तान के साथ कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता। भाई सब चीज, हाँ बोलिए। लेकिन भैया भी ये तो पाकिस्तान तो उन्होंने नहीं बनाया ना, पाकिस्तान तो हमारे कुछ लोगों ने बनाया है। पाकिस्तान उन्होंने ही बनाया है, पाकिस्तान उनकी ही देखरेख में बना है। नक्शा तो पहले वही बना के गए थे। पाकिस्तान को बनाने वाले वही है, उन्होंने ही अप्रूव किया।
क्योंकि सरकार तो उस समय वही थे ना। अगर वो मना कर देते, जिन्ना साहब को मना कर देते कि हम नहीं मानते आपकी मांग को, तो जिन्ना कुछ नहीं कर पाते। जिन्ना सिर्फ आंदोलन पे बैठ जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। समझ में आई बात? लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करके गए, जानबूझ के ऐसा करके गए जिससे कि आप आपस में ही कुत्ते की तरह लड़ते रहें और उनके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा ना डालें। समझ में आई बात? उनमें कोई ये एक एकता ना प्रकार रहे, हाँ? एकता ना रहे। एकता, आप उनका मुकाबला ना कर सको। आपको जो लूट के जा रहा हूं मैं, वो आप मुझसे वापस ना ले लो। समझ में आई बात? समझो ना पॉलिटिक्स। अगर आप एकजुट रहोगे तो आप मुझे मारोगे, इतना इतना मारोगे कि मेरी तो बक्की हिल जाएगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए वो चाहते थे कि आप एकजुट ना रहो। पाकिस्तान बनाने क्या क्या मिला है? पाकिस्तान बन के आज क्या मिला है? कुछ नहीं। उनकी औकात क्या छोड़ी है? कुत्ते के बराबर। उनको कुत्ते की तरह तो ट्रीट करता है अमेरिका, अपना कुत्ता ही तो समझता है। बोटी फेंक दी, काम करवा लिया, बोटी छीन ली। क्या करता है? यही तो करता है ना। चाइना भी यही करता है। सब यही करते हैं। यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि पावर ही नहीं है उसके पास, किसी भी प्रकार की नियत नहीं है। आज भारत के साथ रहता है, ऐश करता। भारत के साथ रहते तो भारत ही रहता, फिर तो वो जैसा भारत है वैसा वो भी होता। इससे तो बढ़िया बांग्लादेश है, लागुना। इससे बढ़िया कई गुना बांग्लादेश बढ़िया है। किसी के हाथ की कठपुतली तो नहीं है ना वो, ये तो कठपुतली है, जहां चाहो वहां नचाओ। समझ में बात? आगे सुनो। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतरराष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह बाए खड़ा था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहार को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। तो जैसे सबका है यार, सबका ऐसा ही है। आपके घर का और आपके बाहर का परिवेश ही आपके सब चीजों का निर्माण करता है। अगर आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं तो आप भी पढ़ेंगे। अगर आपके आसपास के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप भी नहीं पढ़ेंगे। जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? अलग कुछ नहीं होता। अगर आप शराबियों के साथ रहोगे तो शराब पियोगे, और अगर आप पढ़ाकुओं के साथ रहोगे तो पढ़ोगे, खिलाड़ियों के साथ रहोगे तो खेलोगे। समझ में आ गई बात? जैसी संगत वैसी रंगत, अलग कुछ नहीं होगा। तो वही चीज यहां समझाई जा रही है कि आपके देश की, आपके घर की नीति आपके अंदरूनी और आपके बाहरी परिवेश ही निर्धारित करते हैं। अगर आपके घर में शांति है तो आप उसी को बढ़ावा देंगे, और अगर आपके घर में अशांति है तो आप उसको शांत करने का प्रयास करोगे। लेकिन एक पाकिस्तान ऐसा निकम्मा देश है जो शांति कभी नहीं चाहता। शांति उसको पता नहीं क्या है, किस बात की चुल है कि वो दुनिया को बस बंदूक की नोक पर अपने पीछे पीछे लेकर चलना चाहता है। बंदूक की नोक पे कोई दुनिया पीछे पीछे चला है? नहीं, कभी नहीं चला है। दुनिया शांति से चली है और दुनिया शांति से ही चलेगी। चीन जो कहता है कि मैं दुनिया को अपनी ताकत से डरा दूंगा, एक दिन उसकी जनता ही उसे उसकी औकात दिखाएगी।
क्योंकि जितना शोषण वो अपनी जनता का करता है ना, उतना दुनिया में कोई देश अपनी जनता का शोषण नहीं करता। कोरिया भी आता है ना उसमें। अरे कोरिया बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो वो चाइना के सामने क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। वो चाइना के सामने कुछ नहीं है। और वो चाइना जिस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन करता है ना, मारता भी है और रोने भी नहीं देता, सही बात। दिखाने भी नहीं देता। ऐसा है चाइना। समझ में आई बात? मारूंगा भी, रोने भी नहीं दूंगा और किसी को बताने भी नहीं दूंगा। जो करना है कर लो। समझ में आई बात? ये है चाइना। विकासशील देशों के पास अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते वे बढ़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे साधे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तब असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बंट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। आप इस किताब में पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंध का संदर्भ पूरी तरह बदल गया। बहरहाल जब भारत आजाद हुआ था और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेजी से दो खेमों में बंट रही थी। समझ में? मैंने आपको समझा दिया है कि दुनिया चलती किस हिसाब से है। दुनिया चलती है अपने अंदरूनी और बाहरी परिवेश के हिसाब से। इंटरनल और एक्सटर्नल रिलेशन अफेयर तो है ही है। सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से ही पूरी दुनिया चलती है। आपके नियम, आपके कानून सब आपके इन्हीं चीजों पर निर्भर करते हैं। समझ में आई बात? ये बात आप, और मैंने आपको बता ही दिया है कि उस समय जो भी देश आजाद हो रहे थे, वो देश अपने आप को किसी न किसी ताकतवर देश के करीब रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको उससे सुरक्षा मिल रही थी और उनसे मोटी रकम भी मिल रही थी। जैसे भूटान को मिलती है। किसको? भूटान को अमेरिका से। हाँ, सबको मिलती है। आज के टाइम पे बहुत सारे देश हैं जिनको अमेरिका देता है अनुदान। ठीक है, और देने के पीछे बड़ा कारण भी है, क्योंकि वो अपना मार्केट एक्सपेंड करना चाहता है। कमाता भी तो बहुत है उससे। कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता, ये बात जान लो। आज कोई किसी को 1 रुपए भी मुफ्त में नहीं देता है। इस बात को बहुत गांठ बांध लो अपने दिमाग में। समझ में बात? तो इस शीत युद्ध के काल में भारत ने किस प्रकार से टैगल किया पूरी दुनिया के साथ और दोनों महाशक्तियों के साथ, और अपने आप को किस प्रकार से बचाया, ये सब मैं आपको शीत युद्ध वाले चैप्टर में भी बता चुका हूं। बहुत सारी चीजें कि शीत युद्ध के समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये आप सब जानते हैं। दुनिया किस प्रकार से दो खेमों में बटी और इन दो खेमेबंदी ने किस प्रकार से दुनिया का विनाश किया, यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दुनिया का अधिकतम पैसा व्यर्थ गया। व्यर्थ किस पर? हथियारों पर, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। उल्टा उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है।
उससे उनकी अर्थव्यवस्था और दुनिया उनका की- पूरा ढांचा ही बर्बाद हो जाता है। सोवियत संघ के विखंडन का मूल कारण ही क्या है? क्यों? क्योंकि उसने अपने जो पैसा उसे विकास में हथियारों पे लगाना लगाता था, था। उसने अपने हथियारों पे पैसा। लगाया। अंधा पैसा। अगर वही पैसा वो अपनी जनता के विकास में लगाता तो कभी भी उसकी जनता उसका विरोध ही नहीं करती। दुनिया किस प्रकार से खेमे में बटी ये भी आपसे छुपा नहीं है, आपने शीत युद्ध वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। और भारत ने किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की और उस नीति का भारत ने किस प्रकार से प्रयोग किया अपने विकास के लिए, ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। बहुत लोगों ने भारत को गुटनिरपेक्ष की नीति के अंतर्गत क्या कहा था? बिन पेंदी का लोटा। नाजाक का नौदर। बिन पेंदी का लोटा। भाई हमारी स्थिति ऐसी थी उस समय की, हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमें जहां हमारा लाभ दिखेगा हम वहां जाएंगे, क्योंकि पहले हमारा खुद का हमारा राष्ट्र है। हमें आपसे क्या मतलब? आप भी तो अपना लाभ देख रहे हैं, हम भी अपना लाभ देख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? आप अपना लाभ देख रहे हैं, हम अपना लाभ देख रहे हैं। हमें जिससे लाभ मिल रहा है हम उसके पास है। हम यहाँ दोस्ती थोड़ी ना निभाने आए हैं, अपने आप को स्थापित करने आए हैं। और जिस दिन स्थापित हो जाएंगे, अगर उस दिन हमसे अच्छी दोस्ती कोई निभा सके तो बताना, आज भी हम रशिया से कितनी बेहतर दोस्ती निभा रहे हैं। जहां दुनिया उसका विरोध कर रही है वहां आज भी हम डट के खड़े होकर उसका सहयोग कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं आज भी। और आज हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप में एक ताकत है। उस समय की नीतियों ने हमें ये काबिलियत प्रदान करी है कि आज हम, अमेरिका कितना भी कहता रह गया, लेकिन हम आज भी रशिया से ही तेल खरीद रहे हैं। आज भी हमने रशिया से अपना व्यापार नहीं बंद किया है। और दुनिया के बहुत सारे देश बैन लगा चुके हैं रशिया के ऊपर। लेकिन हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस समय में ऐसी नीतियों का अनुसरण किया। हमने किसी की कभी चापलूसी नहीं की। जिसने चापलूसी की है उसकी औकात आप सब जानते हैं। आज वो चापलूसी बन गया है। समझ में आ गई बात? आज आप किसी से भी ये नहीं छुपा हुआ है कि क्या है पाकिस्तान की स्थिति, कितनी चापलूसी करी उसने। समझ में आ गई बात? चाटने से किसी को कुछ नहीं मिला है। सब कुछ जिसको इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन जा रही है ना पाकिस्तान, खत्म हो चुकी है। डाउन क्या खत्म? वो अपने रिसोर्सेज अपनी सरकार के संसाधनों को बेच रहा है, उधारी में जी रहा है। वो उधारी कंगाली में जी रहा है, कर्जा बहुत है। ठीक है। वर्ल्ड बैंक से लिए। वर्ल्ड बैंक, चाइना में। क्या 1950 और 1960 के दशक की विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतरराष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? ये हम अगली क्लास में समझेंगे और बड़े विस्तार से समझेंगे कि भारत ने किस प्रकार से 1950 और 1960 के दशक में अपने आप को इस दुनिया में स्थापित किया और इस दुनिया को बताया कि दुनिया ऐसी चलनी चाहिए। दुनिया को उंगली पे नहीं नचाना चाहिए। दुनिया को सबको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। किसी को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गुलामी अच्छी चीज नहीं है। समझ में आई बात? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।